त्यौहार रक्षाबंधन को उत्तराखंड सरकार ने बहनों को सौगात दी है। उत्तराखंड में रक्षाबंधन के दिन बहनें मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। इससे जहां महिलाओं में एक बार खुशी का माहौल है और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद भी दे रही हैं। जैसे कि सभी को मालूम है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की सुरक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाती हैं और राखी बांधती हैं। इसी दिन रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड सरकार ने बहनों के लिए एक सौगात दी है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें मुफ्त उत्तराखंड में सफ़र कर सकेंगी। ने आदेश देकर बताया कि उत्तराखंड में रक्षाबंधन के दिन बहनें उत्तराखंड में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी और ये आदेश उत्तराखंड के अंदर चलने वाली बसों पर ही लागू होगा। ANB के लिए से अकील अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण घट सा गया है। इसको देखते हुए अब लोग त्यौहार भी मना रहे हैं। रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी खुशखबरी बड़ी सौगात दी है। शनिवार रात 12 बजे से लेकर रविवार रात्रि 12 बजे तक परिवहन निगम की बसें महिलाओं और बच्चियों के लिए फ्री रहेंगी और महिलाएं बच्चियाँ जो भी अपने घर जाकर अपने सगे संबंधी अपने भाई को रक्षाबंधन बांधना चाहती है उनके लिए अब ये व्यवस्था दी गई है कि अब वो बसों में फ्री में यात्रा कर सकती हैं और इसका लाभ भी उठा रही हैं। बात करें गोरखपुर परिवहन विभाग की तो गोरखपुर परिवहन विभाग ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं और जो भी महिलाएं आएंगी भीड़ भाड़ होगा त्यौहार को देखते हुए, इसके लिए गोरखपुर परिवहन विभाग पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है और बसों को लगा दिया गया है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कतें ना हो, वो आसानी से जहाँ भी गंतव्य को जाना हो आसानी से जा सकें और त्यौहार आसानी से मना सकें। ANB न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। विधानसभा नज़दीक आते ही सभी दल अपनी अपनी पार्टियों की संगठन को सहेजने में लगे हैं। देवरिया में हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बैठक कर रही है और कार्यकर्ताओं को तेज करने की मुहिम बना रही है। इसमें हम बता दें कि देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामपुर कारखाना विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक समीक्षा किए, बैठक किए और आकर के लोगों को यहाँ एक मंत्र दिया जिससे कि पार्टी की साख बनती रहे और आगे 22 में सफलता मिले। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और अपने संगठन और संगठनात्मक कार्य के बदौलत है और जनता की सोच रखने वाली पार्टी भाजपा है। इस बात को हम लोग जनता के बीच पहुंचा करके हमेशा जनता की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा, मंडल बूथ और जिला प्रभारियों को सबको उन्होंने कहा कि आप लोग अपने पार्टी के छवि को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करें और संगठन पर ध्यान दें जिससे कि पार्टी 2022 के विधानसभा में बड़ी बहुमत हासिल कर सके। उन्होंने अभी विपक्षी दलों पर भी धावा बोला और हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपने घर की और देश की प्रदेश की बात नहीं कर सकते वह राष्ट्र विरोधी बात करते हैं जो देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। सीधे तौर पे राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का संदेश देवरिया में आना यही था कि भाजपा को मजबूत बनाए रखना है और पार्टी के संगठन को और मजबूती देना है जिससे कि 22 में एक बड़ी सरकार बन सके बहुमत के साथ। और इसके लिए सभी जमीन से लेकर ऊंचाई स्तर तक, जिले स्तर तक, बूथ से लेकर जिले स्तर, प्रदेश स्तर तक के संगठन को लगातार तेज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नब्ज टटोल के जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रही है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज़। बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात में पुलिस आकर के जबरदस्ती घरों में घुस रही थी और लोगों को गाली गलौज दे रही थी। पुलिस के ऊपर ये आरोप उस वक्त लगा है जब पुलिस अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व दुबौलिया थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था जहां दरोगा अशोक चतुर्वेदी के ऊपर अय्याशी करने का आरोप लगा था और वहां के ग्रामीणों ने पकड़ के दरोगा जी की अच्छी खातिरदारी की थी। यही दूसरी तरफ दूसरा मामला सामने गौर थाना क्षेत्र से आया है जहां पर पुलिस के ऊपर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस के कई जवानों को चोटें भी आई हैं। पुलिस के एक दरोगा और कई जवान भी इस पर चोटिल हुए हैं।
तो दूसरी तरफ वहीं ग्रामीणों की भी तरफ से कई गांव वाले भी चोटिल हुए हैं, जिनका बस्ती जनपद के जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। यादव के पक्ष से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें 7 अभियुक्तों के विरुद्ध बलवा का मुकदमा कायम किया गया है। पूरी घटना की जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी वीरेंद्र यादव का भाई विजय यादव, जो लगभग 5 वर्ष पूर्व किडनी की बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, गांव वालों का यह विश्वास है कि उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी गांव में भटक रही है और गांव में जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई पशु बीमार पड़ता है तो लोग वीरेंद्र यादव के घर पर इस बात की उलाहना लेके जाते हैं कि आप अपने भाई की आत्मा को शांत कराइए। कल वीरेंद्र यादव के विपक्षी हृदय राम यादव की भैंस बीमार पड़ गई थी, उसको लेकर भी इन लोगों ने शिकायत की उसके परिजनों से, और गांव की एक लड़की रिंका यादव जो बीमार पड़ गई थी, इस बात को लेकर के भी लोग वीरेंद्र यादव के परिजनों के पास गए थे। इस बारे में कप्तान आशीष श्रीवास्तव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, एनबी न्यूज, बस्ती। के इटवा तहसील में बाढ़ से महरूम हुए गांव का डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने किया दौरा। उन्होंने दौरे के दौरान ग्रामीणों से बातचीत किया और महरूम हुए गांव का अधिकारियों से भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी आए गांव में और भौतिक सत्यापन करके जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दें और शासन स्तर से राहत सामग्री वितरण करने के लिए शासन को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि मरून हुए गांवों को हम अभी और दौरा करेंगे और जितने गांव मरून हुए हैं सभी गांव के किसानों को और गांव वालों को शासन की तरफ से राहत सामग्री वितरण किया जाएगा और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिलाने के लिए शासन से मांग किया जा रहा है। इसी के साथ ही लगातार मंत्री जी का दौरा जारी रहेगा और इसी बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी कि जब तक ये नेपाल से पहाड़ों का पानी आता रहेगा तब तक ये तबाही बाढ़ का मचता रहेगा। इसके लिए व्यापक स्तर से तैयारी शुरू की जा रही है और जल्द ही इस पे काबू पा लिया जाएगा। बाहर से जो अचानक पानी आ गया है और ये असनहरा, बेयों, बामदेई, राव ढीला, ये सब गांव तो बिल्कुल एकदम से नदी के पास हैं। इसलिए हमने कहा था, हमारे जिलाधिकारी एक दिन दौरा करके गए और कल से ही आज दूसरे दिन लगातार हम एसडीएम डुमरियागंज, तहसीलदार डुमरियागंज, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस के एसओ सबके साथ दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। रिपोर्ट तहसील से जा रही है, फसल पूरी तरह से डूब गई है बाढ़ के पानी में, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ जो गांव में पानी घुसा है लोगों को राहत सामग्री के लिए अन्य सभी जो सरकारी सुविधाएं योगी सरकार उपलब्ध करा रही है वो सब सुविधाएं इन गाँव के लोगों को मिल सकें। इसके लिए स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मौके पर आया था ताकि मैं स्वयं देख सकूं। एनबी न्यूज, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। रक्षाबंधन का त्यौहार है और यह त्यौहार भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अमेठी के बाजारों में रक्षाबंधन में एक विशेष तरह से यहाँ पे खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़ है और इस समय हम अमेठी में चौक पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से राखी की दुकानें सजी हुई हैं, देसी राखियाँ हैं, कुछ और भी राखियाँ हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो खरीद रहे हैं राखियाँ। आखिर वो अब की बार किस प्रकार से अपने रक्षाबंधन मना रही हैं, जो बहनें हैं उनसे बात करेंगे। मेरा क्या नाम है आपका? ये बताओ अब की बार रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से मना रही है जबकि कोरोना है? घर पे मनाएंगे। घर पे मनाओगे। अब की बार ये राखियाँ जो है कैसे मिली है? महंगी है, सस्ती है? बाजारों में नहीं है, सस्ती तो नहीं है। सस्ती नहीं है। तो कैसे लग रहा है कि इस बार हमारा बजट पूरा है? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या यहाँ राखी लेने आई हो? तो कैसे मिली राखी? आपकी बार महंगाई कितनी है राखी को लेकर? ज़्यादा महंगी है। तो ये बहनें थी और ऐसे में दुकानदार भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपकी बार रक्षाबंधन में किस प्रकार से भीड़ देखने को मिल रही है? बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है दुकानदारी की, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और कोरोना से शुरुआत में हिसाब से पैसे हैं
न उस हिसाब से व्यवस्था बन पा रही है। इस वजह से बिजनेस का बहुत बड़ा असर है कोरोना का। तो बिजनेस में हम लोग बहुत ही डिस्टर्ब हैं। तो कुल मिला के कोरोना का जो असर है वो अभी भी है, अभी थमा नहीं है, और ऐसे में तीसरी लहर की भी आशंका है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट पर इसका असर है वो खासा तौर पर देखा जा रहा है। भीड़ भी उतना नहीं है, और जो महंगाई की है वो महंगाई की मार कहीं ना कहीं त्योहारों पर भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। हम इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव जनपद के शराब मिल फैक्ट्री के पास, जहां पर कुछ कर्मचारियों को शराब मिल फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। इनका PF जो कट रहा था उसको भी जमा नहीं किया गया तथा 7 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। ये लोग लगातार 15 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं, इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या समस्याएं। शराब मिल के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, बताएं आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरी भैया समस्या है, फैक्ट्री जो शराब फैक्ट्री है उन्नाव डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज लिमिटेड से, ये भैया बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही थी। दोनों मालिकों के पता नहीं मन में क्या सूझा, इन्होंने हमारा अक्टूबर 2019 से PF हमारे वेतन से तो काट लिया, और ESI जिससे हमको मेडिकल सुविधा मिलती है वो भी हमारे वेतन से काटने के बाद भी संबंधित डिपार्टमेंट को जमा नहीं किया, जो कि हमको लग रहा है कि अपराध के रूप में आता है। लेकिन ये गवर्नमेंट और PF ESI के जो है अधिकारी हैं वो शायद इसको जो है अपराध नहीं समझते हैं। और इसके बाद हम लोगों को फरवरी 2021 से 1 पैसा वेतन का नहीं दिया। हम लोग बराबर सर्विस यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अपनी टाइम से टाइम ड्यूटी आते जाते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो PF काटा गया है उसको जमा नहीं किया गया है, और 7 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है। और अन्य कुछ लोग शराब मिल के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि जो भाई साहब ने बताया है कि हमारा PF और ESI एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमको उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोगों का इलाज होता है। हमारे 2 भाई कोरोना के गाल में समा गए, ऐसा न होने वजह से बाकी अन्य भाई घर का केवल जाएगा, 3 मिनट के अंदर बच्चों का इलाज किया। ऐसा पैसा किस काम का जिसको तुमने काट लिया और काटने के बाद हमारे काम में नहीं आया? हम गरीब लोगों को कौन मदद करेगा? दूसरी चीज़, 7 माह से वेतन नहीं, घर में जाता हूँ तो हमारे घर का परिवार हमारी तरफ आस लगाए बैठा होता, आज तनख्वाह लाएंगे, कल तनख्वाह। जब मैंने पैसा मांगा तो 15 अगस्त को इन्होंने हमारे हिसाब की नोटिस लगा दी, 14 अगस्त को इन्होंने नोटिस लगाई थी। कल झंडारोहण है, 15 अगस्त को इन्होंने झंडारोहण भी नहीं किया, कंपनी में ताला डाल दिया, और हम सब लोग झंडारोहण वाले दिन उपस्थित हुए। ये लोग शराब फैक्ट्री के कर्मचारी हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के 15 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जिला प्रशासन द्वारा या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। देखते हैं कि अब इन पर क्या सुनवाई की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा। उन्नाव से ANB न्यूज के लिए बोधराज। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कटिबद्ध दिखती रही है। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के 3.0 चरण चालू हो चुका है, जिसमें लगभग 47 जिलों में 59,000 महिला शक्ति भवन ग्राम पंचायतों में निर्माण कराने का आदेश जारी किया गया था। उसी क्रम में आज कानपुर में महाराजपुर अंतर्गत हमारे साथ इस समय SDM अमित ओमर जी हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह से इन भवनों का निर्माण हुआ है और आगे किस तरह से इसकी कार्यशैली आगे बढ़ाई जाएगी। सर, किस तरह से जो निर्माण हुआ है इसका किस तरह से देखरेख की जाएगी, कौन सा अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे? अभी ये व्यवस्था की गई है कि जो गांव के पंचायत भवन है उसमें से एक कमरा इसके लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें एक मेज कुर्सी और पंखा और बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सप्ताह में 2 बार संबंधित थाने की महिला अधिकारी आएंगी और वो ग्राम स्तर पे महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको सुनेंगी और उनका यथासंभव निराकरण का प्रयास करेंगे। सर, ये महिलाओं का मुद्दा अगर बात करें तो हर तरह की समस्याएं आती हैं, घरेलू हिंसा भी होती है, कुछ अन्य भी समस्याएं होती हैं, तो क्या वो सारी समस्याओं का यहाँ पर निवारण होगा? बिल्कुल, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण यहीं हो सकता है उनको यहीं दूर किया जाएगा, और जो गंभीर विषय हैं उनको थाने को रिफर किया जाएगा और नियमानुसार वहाँ कानूनी कार्रवाई होगी। जैसा कि हफ्ते में 2 दिन केवल यहाँ पर बैठेंगे, और चूंकि थाने में भी एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, दोनों में क्या अंतर होगा? ये थाना चूंकि गाँव से थोड़ा सा दूर होता है, और गाँव में आ गए जब महिला अधिकारी गाँव में आएंगी तो उनकी समस्या सीधे रूबरू हो जाएंगी वहाँ की महिलाओं से, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, और जो गंभीर समस्या के लोग होंगे उनको थाने जाना पड़ेगा, या ये महिलाएं उस केस को रिफर कर देंगी वहाँ पे। जैसा आपने सुना कि SDM महोदय ने कहा है कि महिलाएं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ी होती हैं और शहरी से भी,
जो थाने होते हैं वो उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर होते हैं और जो पंचायत क्षेत्र होता है, पंचायत भवन होता है, वो करीब होता है। और ऐसे में वो महिलाएं किस जगह पर आकर के अपनी समस्याओं को अधिकारियों से बता सकती हैं और अधिकारी तत्काल प्रभाव से वहां पर बैठ करके उन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। रक्षाबंधन का त्योहार सिंधु घाटी की सभ्यता से है। जी हाँ, आपको बता दें, इस त्योहार को भाई और बहनों दोनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। भाइयों को भी इंतजार रहता है रक्षाबंधन के त्योहार को बेसब्री से कि कब रक्षाबंधन आएगा और कब बहन हमारे कलाई में आके धागा बांधेंगी, रक्षा बांधेंगी। और बहनों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है इस त्योहार को कि भाइयों को कलाई में राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं। और ऐसे में जो बाहर भी रहते हैं, परदेश रहते हैं, जिनके भाई लोग, उनको भी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है कि बहनें राखी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर एवं तमाम उसके द्वारा जो है राखी को भेजती हैं और त्योहार को मनाती हैं। दूर दराज भी रहने वाले को भी इस त्योहार का जो है बेसब्री से इंतजार रहता है रक्षाबंधन का। इस त्योहार में लोग इतने मगरूम हो गए हैं कि लोग जो है मार्केटों में आप देख सकते हैं, कैमरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है त्योहार में इतने जो है खुश हैं कि जो है कोविड के नियमों का ही भूल गए पालन करना। और बिना मास्क के ही लोग बाज़ारों में भीड़ एकत्रित है पूरी तरह से। कैमरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है। राखी के दुकानों पर, मिठाइयों के दुकानों पर लोग जो है दुकानों पर लगी हुई बिना मास्क लगाए जो है लोग बाज़ार में एकत्रित हैं। और मिष्ठान के दुकानों पर, राखी के दुकानों पर, मार्केटों में, तमाम जगहों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सामान को ले रहे हैं। त्योहार में इतने खुश हैं कि लोग जो है कोविड के नियमों को ही भूल गए और उनका उल्लंघन कर रहे हैं। गोंडा से ANB न्यूज, संजय मिश्रा की रिपोर्ट। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आज शुभारंभ किया है। शुभारंभ के दौरान सभी थानों में बड़ी धूमधाम से मिशन शक्ति का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान राजापुर थाने में एक महिला को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया, जहां पर मनीषा मिश्रा ने राजापुर थाने में शिकायती पत्र सुनने के दौरान राजापुर कस्बे में कई जगह वाहन चेकिंग किया। वाहन चेकिंग के दौरान मनीषा मिश्रा ने खुद लगभग 1 दर्जन गाड़ियों को रोका और उनकी जांच की। जांच के दौरान कई गाड़ियों को मनीषा मिश्रा ने चालान काटा और साथ ही कई गाड़ियों को सीज किया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं पर आयोजित किया गया थाना राजापुर में। और मिशन शक्ति के तहत उनके अधिकार के विषय में, सुरक्षा के विषय में महिलाओं को बताया गया। और उन्हीं में से एक छात्रा है मनीषा मिश्रा, जिन्हें 1 दिन का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। आज थाने की कार्रवाई मनीषा मिश्रा के नेतृत्व में संचालित हुई। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम त्रिपाठी के साथ मैं शिवम निषाद, ANB चित्रकूट। मिर्जापुर जनपद में मिशन शक्ति के तहत फेज 3 का अभियान के तहत आज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों को करने वाली 75 महिलाओं को आज मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल रहे। वही आईजी कमिश्नर के अलावा तमाम जिलाधिकारी के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। आज की जो ये पहल है, जो मिशन शक्ति फेज 3 चल रहा है, आज के लिए पहले से ही महिलाओं के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। मैं मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में इस विषय पर सोचा और इतना प्रभावपूर्ण कार्य किया है। आज हमें ये सम्मान दिया गया है, तो ये सिर्फ सम्मान नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी दी गई है कि अब आपको इस क्षेत्र में और बेहतर करना है और सबके सहयोग से कुछ ऐसा करना है जो आगे चल करके मील का पत्थर साबित हो। इस अवसर पर मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। वायरल वीडियो में
राष्ट्रगान का अपमान का मामला बांदा में तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि आज उसी मामले को लेकर जो है कुछ समाज सेवक और कुछ पत्रकार जो है धरने में बैठने का काम किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन जो राष्ट्रगान के अपमान के मामले को लेकर जो है शालिनी सिंह पटेल को जो है 18 अगस्त को जेल भेजने का काम प्रशासन ने किया था, जिसको लेकर आज जो है कुछ पत्रकार और समाज सेवकों ने जो है अशोक लाल चौराहे में धरना दिया है और धरने में बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि जब तक शालिनी पटेल को छोड़ा नहीं जाएगा, जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, उनके मुकदमे खत्म नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, एनबी न्यूज़ बांदा। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन रायबरेली ने आज एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें रायबरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यहां पर पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 9 सूत्रीय मांग पत्र भी उपस्थित कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपा है। उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त कराया कि पत्रकारों की मांगों को हम मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और पत्रकारों की जो सुरक्षा और उनके हितों को लेकर के सरकार के द्वारा लगातार जो प्रयास होंगे उनको कराया जाएगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। के द्वारा भोली भाली महिलाओं को ठगी का शिकार बनाते हुए 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है। जी हां, पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां मऊगन थाना अंतर्गत डगडौआ गांव में एक महिला ठग ने भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाया है और लगभग आधा दर्जन घर की महिलाओं के जेवरात को लेकर फरार हो गई है। हालांकि इस बात का खुलासा तब हुआ जब गांव की महिलाओं के द्वारा बताया गया कि महिला ठग कई दिनों से, लगभग 20 दिनों से डगडौआ गांव में आ रही थी और वहां पर वह बर्तन बेचने के बहाने आती और पुराने गहने भी लेती और महिलाओं को यह बताती कि वह डिजाइन लेना चाहती है और महिलाओं को ये गहने लेती और गहने लेकर उन्हें फिर वापस दे देती थी नए करके। इसके बाद उन्हें कुछ पैसे भी देती थी, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं का भरोसा महिला ठग पर बनता गया और जैसे जैसे भरोसा बनता गया ग्रामीण महिलाएं उस पर भरोसा करती गई। और जब यह महिलाओं को लग गया कि नहीं यह विश्वसनीय है, तब महिलाओं ने अपना भारी जेवरात, तकरीबन आधा दर्जन गांव की महिलाओं ने उसे अपना भारी जेवरात दे दिया, इस उम्मीद से दी कि कहीं ना कहीं यह इसको बढ़ा कर देगी और ज़्यादा पैसे भी देगी। लालच के कारण महिलाओं ने उसे दिया, लेकिन वह लालच उन पर ही भारी पड़ गई। जी हाँ, महिला ठग शुक्रवार को गहने लेकर गई और इसके बाद तकरीबन 10 लाख के गहने लेकर वह फरार हो गई। हालांकि जब महिलाओं के द्वारा कॉल किया गया महिला ठग के पास तो उसका नंबर भी बंद बताने लगा। वहीं महिलाओं ने जब इस बात की जानकारी अपने घर में पुरुषों को दी तो पुरुषों के द्वारा महिला ठग को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ठग का कहीं भी कोई रता पता नहीं चला। इसके बाद वह निराश होकर वापस आ गए, लेकिन आज तक महिला का कोई भी पता रता नहीं चल पाया है। हालांकि इस बात की जानकारी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दी गई, लेकिन आज तक महिला ठग का पता नहीं चल पाया है। देखने को यह रीवा जिला में ही नहीं पूरे प्रदेश में यह देखने को मिलता है कि भोली भाली महिलाओं को महिला ठग आती हैं और ज़्यादा रुपए का लालच देकर उनसे तरह तरह की ठगी को अंजाम देकर फरार हो जाती हैं। ऐसा ही घटना मऊगन थाना अंतर्गत डगडौआ गांव में देखने को मिला है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। शक्ति तहत सीतापुर जनपद में एक लाइव प्रसारण कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व जिले के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। उस लाइव प्रसारण में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी महिलाओं को जागरूक किया। जागरूकता के साथ साथ बताया कि इस सशक्तिकरण जो महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें बेटियों के नाम आगे बढ़ाए जाएं, जिससे बेटियों के द्वारा परिवार का आगे सम्मान हो और महिलाएं सुरक्षित रहें। इसी के साथ साथ सीतापुर जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी थे
महिलाओं को सम्मानित करते हुए प्रोग्राम को समापन किया। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनवी न्यूज, सीतापुर। आज हम पहुंचे हैं बालिका विद्या मंदिर स्कूल में, जहां पर कुछ छात्रों द्वारा राखी तैयार की गई है। आपको बताना चाहूँगा, ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं और आपका पूर्व सैनिक जो हैं, इनके लिए इन्होंने ये राखी बनाई है। इन छात्रों का कहना है ये राखी ही नहीं बल्कि ये हमारा सुरक्षा कवच है जो हमने इनके लिए तैयार किया है। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से एनबी न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। और के सिवहारा में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के सुरक्षा गार्ड से अचानक में गोली चलने के कारण 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की छानबीन चल रही है। पैसे निकालना गया था, कल को त्योहार का दिन था। अच्छा। अब लाइन में खड़े थे सर कैशियर को किताब देने के लिए। अच्छा। वो जो गार्ड थे वो लोड कर रहे थे अपनी, और उनसे असावधानी हो गई सर, हम 3-4 आदमी छड़े लगे। अच्छा, गार्ड और लोड कर रहे थे, बैंक में बैठे हुए हैं? हाँ सर, लोड कर रहे थे अपनी बैंक में सर। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? मुझे तो आंखों का आगे नजर आ गया सर, लगभग 4 आदमी है सर, 4-5 के लगभग। एएनबी न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर।